ओम आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज श्रीमती मऊ बसु। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे जीवों में विविधता। उसके अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे थे। उसी के क्वेश्चन आंसर में ही हम लोग पूरा नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम उसी में आगे बढ़ते हैं। ये है पार्ट 20। पार्ट 20 में हम लोग पढ़ेंगे कि मत्स्य वर्ग की कौन कौन सी विशेषता होती है, उसे लिखिए। तो मत्स्य वर्ग की विशेषता में लिखेंगे टैडपोल में मत्स्य वर्ग की कौन सी विशेषता होती है, ये लिखिए। ये है क्वेश्चन। अब हम लिखेंगे टैडपोल क्या होता है, मालूम है बच्चों? मेढक का छोटा बच्चा होने से पहले वो टैडपोल रहता है। तो टैडपोल में मत्स्य वर्ग की तरह गिल या क्लोम, पूंछ और पूंछ पर पंख पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से टैडपोल मछली के समान जल में तैर सकते हैं। तो यही है टैडपोल में मत्स्य वर्ग की विशेषता। समझ में आ गया होगा बच्चों। आपने मेढक का जीवन चक्र पहले भी पढ़ा था। तो मेढक के जीवन चक्र में मेढक अंडे देती है, फिर उसके बाद टैडपोल बनता है। तो टैडपोल में मत्स्य वर्ग की यही विशेषता होती है कि उसमें गिल और क्लोम पाए जाते हैं और पूंछ पर पंख पाए जाते हैं और ये मछली की तरह पानी में तैरते हैं। इसके बाद है एनिलिडा। संघ एनिलिडा के जंतुओं के प्रमुख लक्षण का उल्लेख कीजिए तथा संघ के किसी 2 जंतुओं के नाम भी लिखिए। तो इन सब के लक्षण के बारे में आपने हर एक जंतु का एक एक लक्षण आप लोगों ने ये वीडियो का जो हमने आपको नोट्स दिया था पार्ट 12 में आपने हर एक जंतु के लक्षण के बारे में पढ़ लिया है और उसके एक एक जंतुओं के लक्षण के बारे में लिख भी लिया है। तो उसी में हम आगे आपको बता रहे हैं एनिलिडा संघ के प्रमुख लक्षण। एनिलिडा संघ के प्रमुख लक्षण क्या क्या है, देखिए। इस संघ के जंतु लंबे, बेलनाकार, कोमल शरीर वाले और द्विपार्श्व सममित तथा त्रिस्तरीय होते हैं। इसका शरीर अनेक छल्लेदार खंडों का बना होता है। ठीक है। शरीर पर क्यूटिकल का आवरण होता है। इसके शरीर की संरचना नली के अंदर नली के रूप में होती है। तो ये हो गया एनिलिडा संघ के जंतुओं की विशेषता। इसके बाद है और भी है इसमें देखिए, इसमें देहगुहा में सीलोम, देहगुहा जो होती है इसकी वो सीलोम कहलाती है। ठीक है। ये पटों द्वारा वेश्म में बटी होती है। इसमें पाचन, संवहन, उत्सर्जन, जनन तथा तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया कहलाते हैं। उत्सर्जी अंग क्या कहलाते हैं? नेफ्रिडिया। ये इसमें विशेष है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। और इस संघ के 2 जंतुओं के नाम हैं केचुआ और जोग। ये आपको चित्र दिख रहा है बच्चों, देखो केचुआ और जोग के चित्र है। इसमें देह खंड देखो बटे हुए हैं। क्लाइटेरियम दिख रहा है, मुख दिख रहा है केचुआ में और गुदा द्वार दिख रहा है। इसी तरह इसमें जोग में देखो बच्चों, जोग में तुम्हें अग्रचूषक और पश्चचूषक दिख रहा है और संवेदांग दिख रहे हैं। तो ये केचुए के बारे में केचुए के बारे में आप लोगों ने पहले भी अध्ययन कर लिया है। अब फिर से वही चीज़ है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि चींटीखोर, जिसे कि एकिडिना भी कहते हैं। चींटीखोर अंडे देने वाले जंतु हैं, फिर भी वह स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है। क्यों? फिर से सुनिए। चींटीखोर अंडे देने वाले जंतु हैं, फिर भी वो स्तनधारी वर्ग में हैं। क्यों? एकिडिना या सरीसृप या तथा स्तनधारी वर्ग के मध्य की संयोजक कड़ी क्यों है? मतलब या तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि चींटीखोर अंडे देने वाले जंतु हैं, फिर भी ये स्तनधारी वर्ग में क्यों रखा जाता है। ये इस तरह भी आ सकता है क्वेश्चन कि एकिडिना सरीसृप तथा स्तनधारी वर्ग के मध्य की संयोजक कड़ी है क्यों है। और इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्पष्ट कीजिए कि अंडे देने वाले 2 स्तनधारी का नाम भी लिखिए। इसको जो है संयोजक कड़ी क्यों कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। और इनके बीच में इसको स्तनधारी का नाम, 2 ऐसे स्तनधारी का नाम लिखिए अंडे देने वाले। तो चींटीखोर अंडे देने वाले जंतु हैं, फिर भी ये स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके सरीसृप तथा स्तनधारी दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं चींटीखोर में, एकिडिना में। फिर से एक बार देख लीजिए। इसका दूसरा क्वेश्चन है एकिडिना सरीसृप तथा स्तनधारी वर्ग के मध्य की संयोजक कड़ी क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं, सरीसृप के भी और स्तनधारी वर्ग के भी। एकिडिना चींटीखोर में रेप्टिलिया वर्ग के लक्षण, मतलब सरीसृप वर्ग के लक्षण क्या है इसमें?
सरीसृप जंतुओं की भांति यह भी असमतापी होते हैं। असंतापी, ये पीतक युक्त कवच वाले अंडे देते हैं। विषण उदर गुहा में रहते हैं तथा अंडों का वर्धन मादा के शरीर के बाहर होता है। इसमें कर्णपल्लव नहीं होते हैं और मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम भी नहीं होता है। इसमें भी क्लोएका पाया जाता है। अब एकिडना में मैमेलिया के लक्षण क्या है? अब इसमें मैमेलिया के लक्षण देखो बच्चों, इसमें है ये है जो है स्तनधारियों के समान इसकी त्वचा पर बाल होते हैं। ठीक है, स्तनधारियों के शरीर में बाल होते हैं ना, तो इनकी त्वचा पर भी बाल होते हैं तथा स्तनग्रंथियों का भी होना इसमें पाया जाता है, मतलब स्तनग्रंथियाँ होती हैं। इसमें चूचुक टेस्टिस नहीं होते हैं। देह गुहा में डायाफ्राम होता है और लाल रुधिराणुओं के केंद्रक नहीं होते हैं। उदाहरण इसके दो जंतुओं के उदाहरण हैं अंडे देने वाले दो स्तनधारी हैं, चींटीखोर और प्लैटिपस। क्या क्या? चींटीखोर तथा प्लैटिपस। अब इसमें एकिडना चींटीखोर का देखो ये चित्र बना हुआ है। इनका शरीर पूरा इसमें दिख रहा है, कंटक से ढका हुआ है, मोटे बाल हैं, नीचे पंजे हैं, नासाछिद्र है और थूथन है। इसके बाद देखो ये चींटीखोर का चित्र बच्चों देख लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चंगादर। चंगादर तो अभी हमने बताया आपको कैसा होता है। चंगादर उड़ता है फिर भी स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, चंगादर उड़ता है फिर भी स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है। क्यों? इस तरह ये क्वेश्चन आ सकता है। या स्तनधारी जंतु के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए, ये आ सकता है। या फिर चंगादर किस वर्ग का जंतु है, उस वर्ग के 4 लक्षण लिखिए। तो इन सब का आंसर एक ही होगा। इन सब का आंसर है चंगादर जो होता है वो स्तनधारी वर्ग का सदस्य है। यह उड़ता है फिर भी इस वर्ग में रखा गया है। किसमें? स्तनधारी वर्ग में, क्योंकि इसमें इस वर्ग के सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। स्तनधारी वर्ग के सामान्य लक्षण मैमेलिया। चंगादर का यहाँ पे चित्र बना लेना बच्चों, तुम लोगों ने पहले भी बनाया है। जो पार्ट 12 हमने तुमको दिया था उसमें चंगादर का चित्र बना कर दिया था, तो आप उसमें से चंगादर का चित्र बना लेना बच्चों। और इसका शरीर कैसा होता है? इसके शरीर पे बाल या रोम होते हैं। और क्या होता है? त्वचा पर श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं और मादा में ये दूध बनाती है। अतः इसी कारण इन जंतुओं को स्तनधारी में रखा जाता है या स्तनधारी कहते हैं। इसमें बाह्य कर्ण या पिन्ना होती है। बाह्य कर्ण मतलब इस तरह से हम लोगों के कान होते हैं, इस तरह बाह्य कर्ण या पिन्ना होते हैं। दांत कई प्रकार के होते हैं, कुछ पीसने के लिए, कुछ चबाने के लिए, कुछ कुतरने के लिए होते हैं। अतः स्तनधारी विषमदंती होते हैं। हम लोग भी विषमदंती होते हैं बच्चों। तो ग्रीवा में कशेरुकों की संख्या 7 होती है। हमेशा ग्रीवा में जो है कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? 7। इसके बाद हृदय में 4 वेश्म होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। ये आपने पढ़ा है बच्चों, हम लोगों में भी होता है। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं तथा उन्हें दूध पिलाते हैं, इसलिए इन्हें स्तनधारी वर्ग में भी रखा गया है। यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है बच्चों। इसके बाद आपके साथ फिर मिलेंगे पार्ट 21 में। तब तक आप इसको पढ़ लीजिए। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने इसीलिए आपको क्वेश्चन फॉर्म में ये पढ़ाया है जिससे आपको आंसर लिखने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, पूरा तैयार कर लीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू।